इतना धांसू पढ़ा दूंगा ना। देखिए मैं 33-35% की बात नहीं करता, मैंने अपने पूरे वीडियोस में पूरी अपनी मेहनत दिखाई है। आप लोग जिसने पहले वाली वीडियोस देखे वो जाकर जरूर देखना। मेरा मन ये कहता है कि जिस बच्चे के 90 से ऊपर ना आए ना, फिर पढ़ाने का कोई मजा नहीं है। इसलिए 90% से ज्यादा लेकर आना है, तब आएगा जिंदगी में मजा। एनालिसिस वाले पीछे क्यों रहे, एक बात बताओ। अरे बस सर गलती ये करते पढ़ते ही नहीं है, सब पढ़े शुरू से पढ़े, सारे चैप्टर पढ़े, सुने ढंग से, तब नहीं आएंगे नंबर, क्या बहुत बेमिसाल नंबर आएंगे। जय हिंद सभी को, सामने क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हिंदी का पहला चैप्टर करवाऊंगा और इसके बाद जितने भी चैप्टर्स होंगे वो सारे कवर करा दूंगा, हिंदी का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं अलग अलग चैप्टर, अलग अलग सब्जेक्ट की, जैसे पॉलिटिकल साइंस। आप लोग चाहे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी ये आप लोग जरूर बता देना। इसके बाद मैं और सारी वीडियोस आप लोग के पास जो है अपलोड कर दूंगा, आप लोग बड़े तरीके से देख सकते हैं उसको, ठीक है ना। अगर ये अच्छे लगी तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ऑल का बटन जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि जितनी भी वीडियोस अब आने वाली है ना हिंदी की, वो सारी आप लोग के पास पहुंच जाएंगी, ठीक है। चलिए तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला ही चैप्टर है हमारा हिंदी का, आज ही इसका सिलेबस स्टार्ट किया मैंने। इससे पहले बहुत सारे सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके डांस कर लेना एक बार, ठीक है। देखिए तो कविता कैसे पढ़ें, कविता कैसे पढ़ें, इस चैप्टर के अंदर जो है देखिए टोटल 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हालांकि इससे कम ही थे, लेकिन मैंने उसको और बड़ा करके जो है बता रहा हूँ आप लोग को, जिसके अंदर जो है हम लोग कविता का महत्व पढ़ेंगे। कविता जो है, कविता के कितने अवयव होते हैं, अंग और तत्व पढ़ेंगे हम लोग, जैसे भाव पक्ष होता है और कला पक्ष के अंदर क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे भाषा शैली, छंद होता है, अलंकार, प्रतीक, बिंब किसे कहा जाता है, और प्रतीक को कैसे जो है कविता को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, और कविता जो है पढ़ते समय ऐसी बहुत से क्वेश्चन होंगे। बहुत इजी हो गया ये चैप्टर आप लोग के लिए, और ठीक है बढ़िया तरीके से पढ़ा दूंगा, समझ जाना। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना आप लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। हिंदी में हमारा जो सबसे पहला जो चैप्टर है कविता कैसे पढ़ें, उसका पहला क्वेश्चन है कविता का महत्व बताएं। यानी कविता का महत्व क्या होता है, क्यों हमें कविता पढ़नी चाहिए और कविता कैसी पढ़ी जाती है ना, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें, ध्यान सुनिएगा आप लोग। देखिए कविता कैसे पढ़ें, तो कविता कैसे पढ़ें, तो इसमें पहले कुछ पॉइंट दे रखे हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ। ध्यान देखिए अपने स्क्रीन पर, आप लोग देखिए इसको। जैसे बचपन से हम कविताएं पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं, ठीक है। कभी कभी मन में सवाल उठता होगा कि आखिर ऐसा क्या है जो कविता को गद्य से अलग करता है। अब ये गद्य क्या है, तो गद्य में जैसे आपका निबंध वगैरह होता है ना, और चीजें जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध है ना, और आत्मकथा, ये सब बड़ी होती हैं काफी ज्यादा, ठीक है। और इसे लय में नहीं पढ़ा जाता गद्य को, लेकिन कविता को लय में पढ़ा जाता है, इंटरेस्ट के साथ, मजा आता है, वाव, है ना। व्यक्ति अपने मन की बात कई प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है। अपनी बात हम जो है अलग अलग प्रकार से रख सकते हैं। अभिव्यक्त मतलब अपनी बात रखना, ठीक बा। देखिए तो उसमें कविता भी एक माध्यम है, और इस पाठ में आप कविता का स्वरूप, महत्व जो है, अंग के बारे में तो जानेंगे, यानी कविता के बारे में हम तो जानेंगे ही, साथ साथ यह भी जानेंगे कि कविता क्यों पढ़ी जानी चाहिए, यानी कविता का पढ़ने का महत्व क्या है, क्या जरूरत है कविता पढ़ने की, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो आप लोग ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। देखिए ध्यान सुनिए, बोला जा रहा है कविता का महत्व क्या है। तो जब हम अपनी बात प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं कर पाते, यानी कि जब हम अपनी बात नहीं रख पा रहे किसी के सामने, तो कविता के माध्यम से गोल गोल घुमा के रख दो अपनी बात, क्यों। देखिए हीरोइन बन जाएंगे ऐसे सभी लोग। तो बोला जा रहा है कि ढंग से नहीं कह पाते, तब उसमें कुछ कविता की पंक्ति जोड़ देते हैं, इससे हमारी बात सुनने वाले या पढ़ने वाले पर ज्यादा असर डालती है। यानी कि अगर हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं तो अपनी बात कविता के माध्यम से रख दो, कविता के माध्यम से रखोगे तो जल्दी इजिली बोल भी दोगे, और वो जब बंदा जो है, आप डायरेक्ट आपने बात नहीं बोली लेकिन वो फिर भी समझ जाएगा, वो है ना सामने वाला। देखिए तो बोला जा रहा है कि हमारी बात सुनने वाले या पढ़ने वाले पर ज्यादा असर डालती है कविता के माध्यम से। एक बार महाकवि बिहारी ने देखा कि राजा जयसिंह ने राज्य के प्रति अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया, यानी कि कवि ने देखा कि जो राजा हैं उन्होंने अपने कर्तव्य से, राजा का काम क्या होता है, राज्य की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना, लेकिन कवि ने देखा यार इनने तो ये गलत चीजों में फंस गए, अब क्या करा जाए। तो डायरेक्ट बोल भी नहीं पा रहे हैं, शर्मा रहे हैं कवि,
है ना, मुंह लाल हो गया थोड़ा थोड़ा शर्म के मारे, लेकिन कहा कैसे जाए, क्योंकि काम ही ऐसा कर रहे थे राजा। देखिए क्या कर रहे हैं राजा, तो कवि कैसे कविता के माध्यम से अपनी बात रखेंगे, तो देखिए तो बोला जा रहा है कि राजा जयसिंह ने जो है राज्य के प्रति अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया और भोग विलास में डूब गए, यानी कि वो गलत चीजों में जो है मोह माया में फंस गए, किसी के प्यार के चंगुल में जो है फंस गए। ठीक है, तो उसने राजा के पास दोहा लिखकर भेजा, जिसका भाव यह था कि जिस नवविवाहिता पत्नी के रूप में सौंदर्य में तुम डूब गए हो, यानी कि जो अभी नई नई शादी हुई है और उसके जो प्यार में डूब गए हो तुम, तो वह तो अभी कली के रूप में है, जब फूल बनेगी यानी इसमें अधिक रूप सौंदर्य में डूबी होगी, तब तुम्हारा क्या होगा। तो वही कवि बोलते हैं कि अभी तो वो फूल है, बाद में कली बनेगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा, यानी अभी तुम इतने बौखला गए हो, राज्य पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो बाद में तो तुम तो और पगला जाओगे, तो राज्य पे क्या ध्यान दोगे। तो इनडायरेक्टली इन्होंने कवि ने इनको इस बात का जो है बता दिया। आगे भी सुन, तो बिहारी के इस दोहे का राजा पर अनुकूल असर जो है पड़ा और वह राज्य की रक्षा के लिए फौरन निकल पड़े। अब राजा बोले अरे चल चल अब मैं देख लूंगा अब कवि ने जो है मुझे बता दिया है, आंखें खोल दी है, चलो चलो, है ना। तो पहले कविता के बारे में लोगों की धारणा थी कि कविता जो है मनोरंजन के कुछ साधनों के में एक साधन है। पहले लोग सोचते हैं ना कविता सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है, सुन लेंगे नाच लेंगे और मतलब लय में झूम लेंगे, ये चीज हो जाएगा। लेकिन कविता केवल मनोरंजन का ही नहीं, मनोरंजन की ही चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सी बातें छुपी होती हैं, यानी कि अपनी जो है एक खास खासियत होती है, इसकी अपनी एक अलग खासियत होती है, एक विशेष शिल्प होता है और इसीलिए यह गद्य से जरा मुश्किल होता है। गद्य तो पढ़ते हैं हम लोग समझ में आ जाता है क्योंकि वो बड़े लंबे होते हैं और इजी वर्ड में होते हैं, इजी शब्दों में होते हैं, वाक्य अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे तो इसके बहुत होते हैं, लेकिन वही होता है सरल होता है। लेकिन कविता थोड़ा सा कठिन हो जाती है ना। देखिए तो बोला जा रहा है कविता को आपको लंबे समय तक याद रहती है, कविता लंबे समय तक याद रहती है, जबकि गद्य में जो है यह विशेषता मौजूद नहीं होती। गद्य में क्या होता है, ये मौजूद नहीं होती। गद्य वगैरह निबंध मैंने बताया, निबंध हो क्या, उपन्यास हो गया और आत्मकथा हो गई और नाटक कहानी, ये सब गद्य होते हैं, ठीक बा। और ये जो है ये कविता सबसे अलग है। देखिए हमारी बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी सही मानते हैं। वे कहते हैं प्राय लोग कहते हैं कि कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन है। मनोरंजन तो है पर और भी चीजें होते हैं, वो भी तो याद रखो। तो पर मेरी समझ में मनोरंजन उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। यह बात अच्छी तरह मान लेनी चाहिए कि कविता जितनी कम से कम शब्दों में सरल, सुदृढ़ या सुगढ़, लयात्मक होगी उतना ही मजा आएगा, उतना गद्य नहीं हो सकती। और यही वजह है कविता अधिक समय तक याद रह सकती है, जबकि गद्य नहीं। गद्य याद नहीं रहेगा पर कविता याद रहेगी क्योंकि लय में पढ़ा जाता है और गाना पढ़ते हैं, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका याद होगा। चलिए तो ये चीज दूसरी विशेषता कविता की यह है कि इसे कभी कहीं भी गुनगुनाया जा सकता है, जबकि गद्य को नहीं। गद्य कैसे गुनगुनाओगे, है ना, और लेकिन कविता को हम गुनगुना सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया ना। तो ये चीज है। देखिए कविता का महत्व मैंने बता दिया आप लोग को, कविता का क्या महत्व होता है जीवन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हिंदी में ऐसा पढ़ा दूंगा आप लोग बिल्कुल जिंगा लाला करने लग जाओगे, याद रख लेना। मैंने पॉलिटिकल खत्म करा दी, हिस्ट्री खत्म करा दिया 12th क्लास का, सोशियोलॉजी करवा दिया, पेंटिंग करवा दिया, जियोग्राफी करवा दिया, होम साइंस भी कंप्लीट हो चुका है, थोड़े चैप्टर बचे हैं, और हिंदी भी उठा लिया और इंग्लिश भी कुछ चैप्टर हो गए, सारा करवा दूंगा, याद रख लेना। कहीं और मतलब ये समझ लो कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं है, बढ़िया तरीके से पढ़ो, बस अच्छे तरीके से पढ़ते जाओ, कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, आप लोग का 1 रुपया नहीं लगेगा, आप लोग आकर नोट्स फ्री में लो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, मैं बस यही चाहता हूँ, ठीक है। चलिए हाँ अब आगे देखते हैं, कमर में आज भी दर्द है, देखिए जरा। तो अब इसमें क्या जानना है हमें, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा हमारा, कविता के कितने अवयव, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा क्योंकि इसमें ये सब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए कविता के कितने अवयव हैं, अंग पढ़ेंगे, तत्व पढ़ेंगे होते हैं, ठीक है। संक्षेप में समझाकर लिखिए। तो भाव पक्ष क्या होता है, कला पक्ष क्या होता है, भाव पक्ष क्या है वो जरा जानेंगे। देखिए ध्यान सुनिएगा, पहले थोड़ा सा बातें जान लेते हैं, इसमें क्या है भाव पक्ष भी बताता हूं मैं, पहले जान ली कविता में कितने अवयव होते हैं। देखिए कविता में
अवयव से अर्थ है कि उसके तत्वों से है, यानी इन्हीं तत्वों से मिलकर कविता बनती है। आखिर कविता देखिए, हमारे शरीर में भी तत्व होते हैं, अलग अलग तत्वों से मिलकर शरीर बना होता है। हीरोइन बन जाओगे, याद रख लेना, बढ़िया तरीके से पढ़ा दूंगा। देखिए, तो इन्हीं बातों, इन्हीं तत्वों से मिलकर कविता बनती है, भारतीय। और हाँ, वीडियोज लंबी होंगी, तो जिसको पढ़ना है अच्छे तरीके से, टाइम पास नहीं करना, वो पढ़ना, वरना कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, पढ़ने वाले बच्चे अच्छे समझेंगे। तो भारतीय काव्य शास्त्र में कविता की तुलना एक सुंदर युवती से की गई है। मान लीजिए कविता की तुलना एक लड़की से की गई, कैसे की गई वो देखिए जरा। कहा गया है कि शब्दार्थ यानी शब्द और अर्थ जिसका शरीर है, यानी जिसका शरीर है, तो शब्दार्थ जिसका शरीर है, शब्दार्थ क्या हो गया, शरीर हो गया। अलंकार उसके आभूषण हो गए। बिना आभूषण के स्त्री सुंदर नहीं लगती, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति जो है आभूषणों, यानी आभूषण वगैरह जब महिलाएं पहनती है कितनी सुंदर लगती हैं, है ना, ये सब चीजें, लड़कियां सब। तो इसीलिए तो श्रृंगार जो है औरत का हर चीज होता है, बोल सकते हैं ना। देखिए, तो बोला जा रहा है आभूषण है। रीति क्या है, शारीरिक अवयव का गठन है। गुण स्वभाव और रस आत्मा है। रस क्या है, आत्मा है। वह काव्य है। इन अवयवों के अलावा छंद भी काव्य का जो है अवयव यानी तत्व है। तो छंद वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, अभी सारा बताऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, मैं पहले कह रहा हूं। नाचते नाचते पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए क्या है, कविता में छंद अवयव तत्व या अंग है, लेकिन आधुनिक काल में यह काव्य के इन अवयवों के प्रति किसी का ध्यान नहीं रहा है। यानी कि आजकल कौन छंदों को देख रहा है भाई, कौन जो है अलंकार को ध्यान दे रहा है। इसीलिए इस चैप्टर के अंदर हमें यह बताया जा रहा है कि कविता के अंदर भाषा शैली, छंद, अलंकार, प्रतीक, बिंब सब कुछ होना चाहिए, जब ही एक कविता सफल होती है, जब ही एक कविता कविता कहलाती है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए क्या बोल रखा है, आजकल कविता में कही गई बात की तरफ ज्यादा ध्यान दिए जाने लगा है। जैसे दूसरे शब्दों में आज कविता का अवयव अंग तत्व चिंतन या विचार दृष्टि है, परंतु काव्य शास्त्र में बताए गए कविता के अवयवों अर्थात तत्वों अथवा अंगों को एकदम बेकार बताकर कूड़े की टोकरी में नहीं फेंका जा सकता। आज कविता को आप ये नहीं बोल सकते कि कुछ भी नहीं है, आप उसमें लेकर आओ ना। हाँ, कुछ कवियों ने छंद छोड़ दिया, अलंकार, अभी मैं सारा पढ़ाऊंगा क्या होता है, टेंशन नहीं लेनी, बस बातों को समझते जाओ। आज कवियों ने हर चीज छोड़ दी, अलंकार, छंद, प्रतीक, बिंब सब कुछ छोड़ दिया। क्या हम कविता छोड़ दें? नहीं ना, आपको अच्छा बनाना होगा। आगे में देखिए, उसके बाद क्या है, यही कारण है कि आजकल के काव्य शास्त्री भी यह कहने लगे हैं कि काव्य का अंतरंग बोध पक्ष यानी भाव पक्ष और बहिरंग यानी बाहर का कला पक्ष, भाव पक्ष यानी अंदर का, कला पक्ष यानी बाहर का। तो शिल्प सौंदर्य है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों तत्वों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। अंतरंग पक्ष काव्य को उत्कृष्टता देता है और बहिरंग कला पक्ष सार्थकता। यानी कि अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ भाव पक्ष और कला पक्ष क्या होता है ये जानिएगा। कविता कितने अवयव होते हैं, तो अंग और तत्व होता है, इसमें मैं आपको भाव पक्ष कला पक्ष पढ़ाऊंगा। कला पक्ष के अंदर ये हीरोइनें आ जाएंगी। आगे बात सर, मैं दिख ही नहीं रहा ना देखिए, तो ये आ जाएगा भाव पक्ष। पहले पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। भाव पक्ष क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देता हूं, पहले फिर पढ़ेंगे। कि कवि जब भी अपनी कविता को बोल रहा हो तो उसमें जो भी भाव प्रकट किए जा रहे हों वो क्या कहलाता है, भाव पक्ष। ठीक बा, देखिए तो बोला जा रहा है भाव पक्ष कविता का वह पक्ष है जिसमें कवि का चिंतन, सोच, उसकी सोच और उसका संदेश, यानी जो वो हमें बताना चाह रहा हो उसका क्या भाव है, किस सोच के तौर पे बता रहा है वो कवि। तो ये चीज, इस बात को हम यूं भी समझ सकते हैं कि कथ्य, रस तथा विचार दृष्टि, यानी अभिप्राय यह है कि भाव पक्ष के अंतर्गत कथ्य, रस तथा विचार दृष्टि तीन तत्व शामिल होते हैं। कथ्य का अर्थ है कविता में कही गई बात। कथ्य का मतलब क्या होता है, क्या बात कही गई है कविता में। भाव पक्ष का अर्थ क्या होता है, देखिए मेरी आवाज तेज लगती है तो वॉल्यूम कम कर लेना आप लोग, नहीं कान वाद बिल्कुल, आवाज जब तक अंदर गूंज ना जाए ना तब तक मजा नहीं आएगा, याद रखिएगा। आगे असल में देखिए, तो कथ्य क्या है, कथ्य का अर्थ है कविता में कही गई बात। दूसरे शब्दों में कवि कविता के जरिए क्या संदेश देना चाहता है, यानी कवि का क्या भाव है, वो भाव पक्ष कहलाता है। ठीक है, क्या भाव प्रकट किया जा रहा है,
वो भाव पक्ष में आएगा। पहले रस कविता की आत्मा मानी जाती थी, रस आ रहा है, ध्यान सुनिए, रस यानी मजा आ रहा है कविता सुनने में, यही तो है उसकी आत्मा, लेकिन आज आत्मा ही गायब कर दी है कविता में से, गलत है ये। कविता में इसका समावेश जबरदस्ती किया जाता है, लेकिन आज की कविता यानी आधुनिक कविता में रस स्वयं ही अपने कथ्य और भाषा कौशल से प्राप्त हो जाता है, यानी लोग अपने आप ही कविता में रस लेना शुरू कर दे रहे हैं, भले ही ना हो, ये चीज है। तो कविता के अवयव में आज भी रस का स्थान महत्वपूर्ण है, रस रहेगा जब ही कविता कविता कहलाएगी। बोला यार रस ही तो कविता का वह तत्व है जो पाठकों के हृदय में, पाठकों के पढ़ने वाले के हृदय में सोए हुए भागों को जागृत करता है। अरे वाह क्या कविता है, कविता सुन के जब अंदर से सोया हुआ इंसान जग जाए ना, वाह मजा आ गया, वाह वंडरफुल, मजा आ गया, ये चीज तो तब मजा आएगा जिंदगी में। कवि के विचार स्रोत को विचार दृष्टि कहते हैं। दूसरे शब्दों में कवि का विचार स्रोत क्या है, वह किस चिंतन या परंपरा से प्रभावित है, अथवा कवि के विचार में कौन से मूल तत्व हैं जो पूर्ण, यानी उसकी सोच कैसी है, कविता कहने वाले की, कविता गुनगुनाने वाले की सोच क्या है, भाव क्या है, ये भाव पक्ष में आएगा। जो पूर्ण चिंतन परंपरा से जुड़े उसे जोड़ते हैं अथवा अलग करते हैं। तो भाव पक्ष कविता का आधार पक्ष नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगर कविता में भाव ही नहीं होगा, अगर हमें उसका, जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, मैं एक्सप्रेशन के साथ ना पढ़ाऊं, कोई भाव ही ना हो उसमें, मजा आएगा नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो कविता में भावना प्रधान होता है, भावना, रोना, हंसना, गाना, ये सब भावना ही तो है, ये चीज। यही कारण है कि कुछ आलोचक भाव पक्ष को काव्य की आत्मा मानते हैं। भाव पक्ष में कल्पना की भी एक भूमिका होती है, कल्पना करो, यही तो है मजा। कविता कोई बोल रहा है तो डायरेक्ट कोई कविता में कुछ नहीं बताता, आपको कल्पना करनी पड़ती है कि जो बात बोली जा रही है वो क्या है, क्यों, यही चीज है। एक भूमिका होती है उसकी, कोई चीज, बोला जा रहा है कोई चीज होती नहीं है, एक भूमिका होती है, कोई चीज जो है होती नहीं है, पर कवि याद कर या अपने सोच के आधार पर एक चित्र बना लेता है, उसे कल्पना कहा जाता है। यही तो कविता का असली मजा है, क्यों। तो भाव पक्ष समझ में आ गया ना, यही है भाव पक्ष के अंदर कि कैसे ये कवि प्रकट करता है और सामने वाला खुद इसको समझता है कि सामने जो कविता गा रहा है, गुनगुना रहा है, उसका क्या भाव है, ये चीज हमें याद रखना है। आगे बात समझ में, चलिए देखिए कला पक्ष क्या कहता है। कला पक्ष के अंदर देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग, कला पक्ष पढ़ेंगे तो भाषा शैली क्या होती है इसमें, छंद, अलंकार, प्रतीक, बिंब, इन सबसे मिलकर जो है बना होता है, ये हीरोइन लगता है बिल्कुल। देखिए कला पक्ष, भाव पक्ष समझ में आ गया ना, भाव पक्ष के अंदर अपनी बात, भाव को प्रकट किया जाता है। भाव अच्छा मतलब रोना, गाना, हंसी वाला है, कैसा मजाक, ये सब भाव होता है, ठीक है। कला पक्ष में क्या होता है, देखिए जिसके माध्यम से कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। भावनाओं, देखिए भावना तो हमें कविता सुन के पता चलेगा, पर कविता के अंदर भाव प्रकट कैसे किया जाएगा, भाषा के माध्यम से, छंदों के माध्यम से, अलंकारों के माध्यम से, प्रतीक, बिंब के माध्यम से। तो वही तो पढ़ रहे हैं, कला पक्ष कविता कहने वाले के अंदर से निकल कर आता है। कला पक्ष कैसे, देखिए जिसके माध्यम से कवि अपनी भावनाओं से अभिव्यक्त करता है, वह कला पक्ष कहलाता है। इसमें कवि अपने भाव को सुसज्जित करने के लिए शिल्प का आश्रय लेता है और कला पक्ष के अंतर्गत यही बात देखी जाती है। देखिए मैंने क्या बोला, क्या बोला, दोबारा से बात सुनिएगा। इसमें कवि अपने भावों को सुसज्जित करने के लिए शिल्प का आश्रय लेता है। शिल्प यानी कुछ चीजें होती हैं, शिल्प के अंदर ये सब आ जाएगा। जैसे कला पक्ष के अंतर्गत यही बात देखी जाती है कि कवि ने अपनी बात कितने कलात्मक तरीके से कही है। जैसे बोला जा रहा है कला पक्ष में निम्नलिखित तत्व होते हैं, जैसे भाषा शैली, छंद, अलंकार एवं प्रतीक और बिंब। अब एक एक करके समझिएगा क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन पूछ लेता। भाषा शैली क्या है, कविता में छंद क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं, ये एक ही मैंने दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सारे एक ही पूछ लेगा, नहीं। प्रतीक, बिंब अलग पूछ लेता है, अलंकार, छंद क्या होते हैं अलग पूछ लेता है। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से समझाने रहो, ढिंचक बन जाओगे, बस टाइम लगता है, अच्छे से पढ़ लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो अब सबसे पहले हम लोग भाषा शैली देखते हैं। भाई सिंपल सी बात है, भाषा शैली आप कविता में कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं, सरल भाषा होगी तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे कविता की भाषा विशेष होती है,
अब भाषा ही अच्छी नहीं है, कुछ समझ में आएगा कविता? नहीं, मेन तो भाषा हो गई। देखिए, तो यही सब बोल के तो कवि जो है अपनी बात रखता है, इसी को तो जो है क्या बोला जाता है कला पक्ष कहा जाता है। देखिए, कविता की भाषा विशेष होती है, इसमें कवि कम शब्दों में प्रवाहमयी भाषा में अपनी बात कहता है, वही बात कविता कहलाने लगती है। कवि ने भाषा को कितनी चतुरता के साथ पाठकों के समक्ष परोसा है, उसे कवि की शैली कहा जाता है। यानी शैली मतलब उसको परोसने का तरीका। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना, भाषा अच्छी होनी चाहिए, कविता की भाषा अच्छी होगी, सरल होगी, सुदृढ़ होगी, सुसंगठित होगी, तब तो मजा आएगा सुनने में, क्यों? देखिए, उसके बाद छंद आते हैं। छंद क्या होता है? हीरोइन होता है जैसे। देखिए, छंद लयात्मक, कविता में लय होना चाहिए, लय होए। अगर समुद्र में लहरें नहीं होंगी, समुद्र कहलाएगा नहीं, वो तालाब बन जाएगा। क्यों? तो लय होनी चाहिए। लय का मतलब क्या है? जीवन में भी लय होनी चाहिए, उतार चढ़ाव। जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है, आप लोग ये सोचते हो ना कि हमारी जिंदगी में यार मुसीबत आ गई तो मेरी जिंदगी खराब है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। याद रखिएगा, भगवान उसी को मुसीबत देते हैं जो संभाल सकता है उसको, वरना आज किसको गर्ज पड़ी है? भगवान इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, हमारा भी एक फर्ज बनता है कि बहुत कुछ करना, पूरी मेहनत शिद्दत के साथ, ढंग से मेहनत करना, तो उसी का साथ ईश्वर देते हैं। याद रखिएगा, मेहनत पूरी करो, मेहनत में कमी मत छोड़ना, फल की चिंता छोड़ देना, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या बोल रखा है, ध्यान सुनिएगा। तो छंद किसे कहते हैं? पहले कविता छंदों में रची जाती थी। छंद से अभिप्राय यह है कि भाषा के एक लयात्मक रूप से एक निश्चित ढांचे में बांधकर रखना, यानी कि लयात्मक रूप से। छंद मतलब लयात्मक होनी चाहिए, कविता लय में बोली जाती है ना, गाना गाते गुनगुनाते हुए, तो इसीलिए दोहा, चौपाई, सरोठा, रौला, उसके बाद वंशरथ, इंद्र वर्जा और मालिनी और धना, घना, छरी और आदि छंद है। ये सब क्या है? छंद भी दो तरह के होते हैं। कुछ छंदों की गणना वर्णों की संख्या के आधार पर होती है। देखिए, इतना माथा नहीं फोड़ना, छंद के बस अर्थ समझ लेना, लयात्मक होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत लिख देना। जैसे बोला जा रहा है, कुछ छंदों की गणना वर्णों की संख्या के आधार पर होती है, कुछ की मात्राओं के आधार पर होती है। मात्रा के आधार पर रचे गए छंदों को मात्रिक छंद बोलते हैं और वर्णों के आधार पर रचे गए छंदों को वर्णिक बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी कविता में छायावाद के बाद तो पारंपरिक जो है और अन्य तुकांत छंदों का चलन जो है जरूरी नहीं रहा। आज तो छंद कविता का अनिवार्य तत्व बिल्कुल नहीं रहा है। आज लय कहाँ है भाई कविता में? क्यों? तो यही बोला जा रहा है ना, आज कविता में लय ही नहीं है, लयात्मक ही नहीं है, छंद ही नहीं है। मजा आएगा? ऐसा लगता है कि वो पढ़ दिया, क्या नाम है, गद्य भाग पढ़ दिया हो, वो पढ़ दिया, ऐसे पढ़ दिया, निबंध पढ़ दिया, मजा आएगा? नहीं ना, ये चीज होता है। कविता में लय होना चाहिए, छंद होना चाहिए। अलंकार, बिना आभूषण के स्त्री जो है बोल सकते हैं अधूरी लगती है, वैसे ही अलंकारों के बिना कविता नहीं लगती है। वाह 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 वाह। देखिए, तो पहले कविता, देखिए क्या बोला जा रहा है, पहले कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होता था। पहले अलंकारों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता था कविता में, पर आज क्या है, कविता में अलंकारों का प्रयोग हो ही नहीं रहा भाई। अलंकार भाई इसको सुंदर बनाते हैं, जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कविता को बहुत ज्यादा सुंदर बना देते हैं। तो ये चीज है। एक काव्य शास्त्री जयदेव ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो यह कहते हैं कि कविता में अलंकार नहीं होने चाहिए, वे यह क्यों नहीं कहते कि अग्नि में जलाने की शक्ति नहीं होती। एक बात सही, यही चीज है, अग्नि जलाने के ही तो काम में आती है। अब अग्नि जलाती ही नहीं है तो ये कोई मतलब नहीं ना होता। वैसे कविता में अलंकार भी होने चाहिए। तो वही चीज है कि बोला जा रहा है, इस तरह भक्ति काल एवं रीति काल के संधि कवि आचार्य केशव दास कहा करते थे कि अलंकारों के बिना युवती सुंदर नहीं लगती, आभूषणों के बिना लड़की या स्त्री सुंदर नहीं लगती, इसी वजह से कविता में शोभा नहीं देती। और पर आज की कविता में ये मान्यताएं बदल दी गई हैं। आज के कवि अपनी कविता में अलंकारों का संप्रयास प्रयोग पसंद नहीं करते। आज के कवि यूज ही नहीं कर रहे। आजकल जमाना अलग हो गया भाई। यूं स्वयं जो है अनायास आ गए तो अलग बात है, खुद ही एक कविता में अलग से कुछ ऐसे टॉपिक हुए जिसमें सच में मजा आ गया तो वो अलग बात है, लेकिन कविता में अलंकार ही नहीं डाल रहे भाई, मजा ही नहीं आ रहा, फिर तो यही चीज होती है। ठीक है, देखिए तो मैंने पहले बोल दिया वीडियो लंबी हो जाएगी, पर मजा आ जाएगा, याद रखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए
तब अलंकार स्वयं ही उसके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तब कवि भी उनमें से किसी को यूं ही साथ ले चलता है। और यानी होता नहीं है, कविता बोलते बोलते कुछ याद आया तो वो भी साथ में बोल दिया, तो ये साथ में यानी कि यूज नहीं कर रहे, लेकिन अगर बोलने में आ गया तो बोल दे रहे भाई, ये चीज़ है। तो इसीलिए बोला उसका यह स्वभाव कभी नहीं होता कि अपनी कविता में अलंकारों को ठूस ठूस कर भरे, जैसे कि रीतिकाल कविता के पुराने टाइम के कविताओं में अलंकार ही अलंकार होते थे। बात बात पे रस आ रहा है, वाओ वाओ ऐसे रस आ रहे, अब कहाँ उतना आता है। तो कविता का अनिवार्य तत्व चाहे ना हो, पर कविता के एक अवयव के रूप में तो है ही। अलंकार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आ जाए अलंकार तो सुंदर बनाने के लिए हो गया। उसके बाद आता है प्रतीक या बिंब। प्रतीक या बिंब, अब ये क्या होते हैं भाई, प्रतीक और बिंब। ध्यान सुनिएगा, प्रतीक किसे बोला जा रहा है? प्रतीक मतलब शॉर्ट फॉर्म बता दूं? अच्छा बता देता हूं। देखिए प्रतीक का मतलब क्या हो गया कि जब आप कोई कविता बोल रहे हो, जो सामने वाला बैठा है ना सुन रहा है, वो इमेजिन करने लग जाए किसी और चीज को जिसके बारे में आपने बोला, और वो किस चीज की याद दिला दे, हाँ ये चीज हो रही है, तो वो बोला जाता है प्रतीक। आगे बात समझ, देखिए तो क्या बोला जा रहा है, अन्य प्रतीक बिंब, यानी कि यह तो ठीक है कि आधुनिक कविता में जानबूझकर रस छंद अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन यह भी सच है कुछ ऐसे अवयव हैं जिन्हें कविता में जानबूझकर लाने की कोशिश की जाती है। ऐसे तत्व प्रतीक बिंब हैं। आज का कवि अपनी कविता में इन अंगों का जबरदस्ती प्रयोग कर रहा है। तो प्रतीक क्या है, तो बोला जा रहा है, देखो प्रतीक और बिंब दोनों चीज जबरदस्ती डाली जा रही है। क्यों? ताकि लोगों का इंटरेस्ट बने। कविता ऐसे बोलो कि लोगों का दिमाग कहीं और चला जाए और वो डायरेक्ट किसी और चीज से रिलेट कर दे, ये होता है प्रतीक। मैंने बोला जो भगवान शिव का प्रतीक क्या है, शिवलिंग है, नाग देवता हो गए, नंदी महाराज हो गए, ये सब प्रतीक तो होते हैं ना। तो मैं भगवान की बात कर रहा हूं तो आपने वहां इंडिकेट कर दिया, तो प्रतीक हो गया। क्यों? तो देखिए, तो प्रतीक क्या है, प्रतीक का मतलब है किसी वस्तु के जरिए किसी दूसरी वस्तु या घटना से संबंधित बात का कहा जाना। आप एक चीज बोल रहे हो, दूसरी चीज को लोगों ने समझ के, मतलब वही चीज है, इंडिकेट कर रहे हैं, बस ध्यान में जोड़ लिया, प्रतीक है उसका वो। हाँ, तो बोला जा रहा है कि सूरदास के भ्रमर गीत में भ्रमर अर्थात भौरे का प्रयोग हुआ है। भौरे का रंग काला था और उद्धव का रंग भी, और कृष्ण का रंग भी काला था। भौरे का स्वभाव यह है कि फूलों पर मंडराता है और रसपान करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि गोपियां भौरे के माध्यम से उद्धव पर व्यंग करती हैं और कुछ सीमा तक कृष्ण को उलाहना भी देती हैं। और भ्रमर गीत का सार में भ्रमर प्रतीक के रूप में आया। भ्रमर मतलब भौरे का एक तरीके से इंडिकेट करके उसको रिलेट कर दिया। तो आप कुछ बात बोल रहे हो कविता में और उसको इंडिकेट कर दिया आपने किसी और चीज के साथ, तो वो क्या होता है, प्रतीक होता है। ठीक बा, चलिए उसके बाद बिंब आता है। बिंब, देखिए बिंब का मतलब क्या होता है, जैसे परछाई, मैं चल रहा हूं, मेरी वहां बिंब पड़ रही है, परछाई, प्रतिबिंब जैसे बोलते हैं ना। देखिए बिंब का अर्थ हो गया परछाई, यानी भाषा की चतुरता के किसी स्थिति का चित्र खींचा जाना। जब बात कहने पर चित्र स्पष्ट होने लगता है तब उसे बिंब कहते हैं। देखिए, तो कुछ बात कह रहे हैं और आपने क्या करा, चित्र स्पष्ट हो गया। मैंने आपसे कोई बात कह रहा हूं, आपके मन में इमेजिनेशन चल रहा है। प्रतीक अलग है, वो आप किसी चीज से किसी को रिलेट कर रहे हो, सिमिलर उस चीज से। पर प्रतीक बिंब क्या हो गया, बिंब मतलब जो मैं आपको बात बोल रहा हूं आप पिक्चर रिलेट कर रहे हो। मैंने बोला पृथ्वी, आपके मन में आ गया होगा अर्थ छपी हुई, ये होता है बिंब। ठीक बा, यही है, यही हीरोइन बनने का असली तरीका है। देखिए, इस प्रकार भाव पक्ष कथ्य रस तथा विचार दृष्टि कल्पना और कला पक्ष क्या है, भाषा शैली छंद अलंकार प्रतीक बिंब सभी तत्वों के सहयोग से कविता लिखी जाती है। ढिंग 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 ढिंग। चलिए ये हो गया, समझ में आ गया होगा बढ़िया से। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, खोपड़ी उड़ा दिया इसने तो। चलिए अब आ जाएगा कविता को कैसे पढ़ी जानी चाहिए। कविता पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, सारे इंपॉर्टेंट है भाई साहब। देखिए, तो कविता पढ़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ध्यान सुनिएगा। देखिए, तो बोला जा रहा है कविता पढ़ने का तरीका कौन सा है जिससे वह आसानी से समझ में आ जाए। यह बात तो साफ है कि कविता उस तरह नहीं पढ़ी जाती जिस तरह गद्य पढ़ा जाता है। तो गद्य में तो ये वो सब होता है, निबंध नाटक वगैरह, तो उस तरीके से कविता पढ़ लेंगे। कविता का एक अलग ही तरीका होता है। आगे बात समझ में, देखिए, जब कवि अपनी कविता स्वयं सुनता है
तब वह मुश्किल नहीं लगती, लेकिन जब कविता किताब में हो तो आसानी से समझ में नहीं आती। इसकी एकमात्र वजह यह है कि कविता पढ़ने का ढंग, कविता अलग ही पढ़ने का ढंग होता है। कविता में लिखा कुछ और होता है, हमें डायरेक्ट कुछ और चीज़ सोचनी पड़ती है, उससे इंडिकेट करता है, क्योंकि जो रियलिटी होती है वो कविताओं में ज़्यादा नहीं होती है, वो इमेजिन करके कवि लिखते हैं, इसलिए हमें सोचना पड़ता है, इंडिकेट करना पड़ता है। आ गई बात समझ में? ढिंचिंग ढिंचिंग, देखिए मजा आ जाएगा इस तरीके से पढ़ेंगे ना। देखिए तो बोला है इसकी एकमात्र वजह यह है कि कविता पढ़ने का ढंग, कविता जब एक अंदाज में पढ़ी जाती है तो वही ढंग उसे मुश्किल या आसान बनाता चला जाता है। अंदाज क्या होता है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी भी पढ़ा रहे हैं, सबका अंदाज अलग अलग है। अगर आपको मेरा अंदाज अच्छा लगता है तो आपको मेरा समझ में आएगा, और आपको किसी और का अंदाज समझ में आता है, अच्छा लगता है, आप उससे पढ़िए। बस मेन क्या होता है, समझ में आना चाहिए, ठीक बा। देखिए उसके बाद क्या है, कमर पे बहुत दर्द हो रहा है, बाप रे बाप। भरपूर आनंद प्राप्त करने के लिए उसे लय, मात्रा, तान के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि तभी तो मजा आएगा। तो मेन चीज़ ध्यान सुनिएगा, मैं पहला बताने जा रहा हूँ कविता पढ़ने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला बता रखा है, कविता शब्दों का अर्थ है, कविता शब्दों का अर्थ, साधारण व्याख्या अथवा उसकी व्याकरण संबंधी विशेषता जान लेने से समझ नहीं आती, बल्कि समझना तो तब कहा जाएगा जब आप कविता में व्यक्त कवि की भावनाओं को समझ लेंगे और उसके द्वारा कही गई बात का अर्थ ग्रहण कर लेंगे। यह तभी संभव है जब आप यह भी जान लें कि कवि ने कविता किन परिस्थितियों में लिखी है। याद रखिएगा, कविता तभी पढ़ने में मजा आएगा जिस सिचुएशन के ऊपर लिखी गई, क्योंकि हर कविता कुछ ना कुछ बता के जाती है, हर वातावरण में अलग। अगर आप सन 1857 की क्रांति वाला जो है 1857 से संबंधित कोई कविता समझना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि उससे संबंधित वातावरण और परिस्थितियों को समझ लिया जाए, इससे कविता स्पष्ट होती चली जाएगी। मैं 1857 की क्रांति आपको पढ़ा दूं। 1857 की क्रांति बहुत भयंकर क्रांति हुई थी, हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था आप लोग को। 1857 की क्रांति जब मैंने आपको पढ़ा दिया, तब मैंने कविता बताई तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आपने 1857 क्रांति नहीं पढ़ी, मैंने कविता बोल दिया, अरे यार ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। 1947 से रिलेटेड मैंने कविताएं आपको सुना दिया, आपने 1947 की कहानी नहीं पढ़ी है लेकिन पढ़ लिया, और फिर मैंने कविता सुना, फिर वो बोले वाह वाह वंडरफुल, मन नाचो। ये चीज। दूसरी बात, कविता समझते हुए कवि के जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, इसलिए कवि का परिचय याद कर लो, मजा आ जाएगा। और इससे जो है कविता में निहित रस, विचार, दृष्टि और भावनात्मक तत्वों को जो है समझ लेंगे आप। तीसरी बात, कविता सस्वर पढ़ी जानी चाहिए, यानी खुद ही पढ़नी चाहिए, दूसरों को मत सुनो, एवं खुद ही पढ़ के देखो, देखो कितना मजा आता है ना। देखिए तो वही चीज। कारण यह है कि अभी तो बहुत सारे चैप्टर हैं, इतना सारा मजादार पढ़ा दूंगा, हीरो हीरोइन बन जाओगे, देख लेना, ठीक है। चलिए लाइक जरूर कर देना आप लोग वीडियो को, देखिए इससे, और कमेंट में जरूर बता देना कैसी लगी, ताकि मैं और वीडियोज आप लोगों तक पहुंचाता रहूं, क्योंकि हर चीज़ में मेहनत लगती है। आप लोग थोड़ा समझा करें, आप लोग को पैसा नहीं तो नहीं लग रहा ना किस चीज़ में, बस मेहनत लगती है मेरी। आप लोग क्या करें, थोड़ा अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैंने शुरू से बोला अभी हमको बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। बिना आप लोग के हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे, इसलिए आप लोग अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा साइमन क्लास को देते रहें, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ है। तीसरी बात बोला कि ये खुद बोलनी चाहिए, इससे कविता का जो है अर्थ खुलना शुरू हो जाता है। और यही वाला तो क्वेश्चन लास्ट वाला भी है, देखिए ना। तो बोला जा रहा है कारण यह है कि कविता में नाद, सौंदर्य आ जाता है और कविता भी समझ आनी शुरू हो जाती है, इसलिए खुद पढ़ना चाहिए। कविता का कला पक्ष समझने के लिए भाषा, छंद, अलंकार, प्रतीक और बिंबों को समझ लेना आवश्यक होगा। कविता की भाषा समझने की कोशिश की जानी चाहिए। केवल अगर भाषा वगैरह समझ जाओगे, उसके अंदर आने वाली भाषा माध्यम से चित्रयात्मकता और कलात्मकता व भावनात्मकता जो है ये सब कुछ निकल कर सामने आने लग जाएगा, अगर आप लोगों ने बढ़िया तरीके से कविता को पढ़ लिया तो। डिंगचे डिंगचे। चलिए, तो कविता पढ़ते टाइम हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आ रहा है कविता के सस्वर पाठ से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। सस्वर क्या मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान सुनिए, बहुत छोटा आंसर है, हीरोइन बना देंगे इसको तो ऐसे ही, ठीक है। देखिए तो सस्वर क्या होता है, देखिए बोला जा रहा है कि जब कविता उच्च स्वर से, सस्वर मतलब खुद तेज आवाज में पढ़ना कविता को, ध्यान सुनिएगा, सस्वर खुद पढ़ो तेज आवाज में। तो जब कविता उच्च स्वर से यति, गति, लय आदि से साथ पढ़ी जाती है, तब वह सस्वर पाठ के साथ पढ़ी जाने वाली कविता कहलाती है।
सस्वर पढ़े जाने से कविता का अर्थ बहुत आसानी से समझ आ जाता है। कारण यह है कि कविता में नाद सौंदर्य आ जाता है, बहुत ज्यादा सौंदर्य। अगर हर चीज हम खुद पढ़ें और सबको मिक्स करके पढ़ें, इन सबके साथ पढ़ें, तो कविता बिल्कुल जन्नत लगेगी, बहुत अच्छा लगता है। लोग आदी हो जाते हैं कविता सुनने के, ठीक है, इसीलिए। और उसके बाद बोला जा रहा है काव्य कथ्य भी मन में बैठ जाता है, बैठना शुरू हो जाता है इससे। इसके अलावा भाषा संबंधी छोटी छोटी दिक्कतें भी खत्म होती चली जाती हैं, और इसी के साथ पहला चैप्टर भी खत्म होता चला जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप लोग, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद समझदार हैं, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस अपना प्यार ज्यादा से ज्यादा साइमन क्लास को देते रहें। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इसका सेकंड चैप्टर। इतना धांसू पढ़ा दूंगा ना, देखिए मैं 33-35% की बात नहीं करता, मैंने अपने पूरे वीडियोस में पूरी अपनी मेहनत दिखाई है। आप लोग जिसने पहले वाली वीडियोस देखे वो जाकर जरूर देखना। मेरा मन ये कहता है कि जिस बच्चे के 90 से ऊपर ना आए ना, फिर पढ़ाने का कोई मजा नहीं है। इसलिए 90% से ज्यादा लेकर आना है, तब आएगा जिंदगी मजा। एनालिसिस वाले पीछे क्यों रहे, एक बात बताओ। अरे बस सर गलती ये करते पढ़ते ही नहीं है, सब पढ़े, शुरू से पढ़े, सारे चैप्टर पढ़े, सुने ढंग से, तब नहीं आएंगे नंबर, क्या बहुत बेमिसाल नंबर आएंगे। आप लोग अपने प्यार बनाए रखना, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।